मैं चीन में जो हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों याद रखें कि यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये चीनी अर्थव्यवस्था है और उनके पास सिर्फ रियल एस्टेट की समस्या नहीं है, बल्कि एक पूर्ण पतन हो गया है। यहां तक कि ब्लूमबर्ग भी इसे एक संपत्ति संकट कह रहा है और वे कह रहे हैं कि यह एक खतरनाक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। और मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि लगभग शायद दो और आधे साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति वर्ग क्या थी? चीनी रियल एस्टेट। चीनी रियल एस्टेट 60 और ट्रिलियन की संपत्ति वर्ग, और इसमें 83% की कटौती हुई है। तो इसे 30 ट्रिलियन बैलेंस शीट संपत्तियों के रूप में कहें जो बस गायब हो गई हैं। कागजी संपत्ति नष्ट हो गई, सीधे शौचालय में बहा दी गई। सोचिए कि उपभोक्ता की मानसिकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जब वैसे रियल एस्टेट कुल चीनी शुद्ध संपत्ति का 70% था और इसने $20 ट्रिलियन का झटका लिया। तो मुझे नहीं पता कि आप कैसे एक अर्थव्यवस्था को मंदी में नहीं जाते हुए देख सकते हैं जब ये सभी कारक एक साथ आ रहे हैं। तो वे सचमुच अभी चीन में एक जीएफसी प्रकार के वातावरण में हैं। लेकिन जैसा कि ब्लूमबर्ग ने बताया है, हमने अभी तक सुरंग के अंत में रोशनी नहीं देखी है। ये लगातार और भी खराब होता जा रहा है। तो जोखिम बढ़ते हैं, क्योंकि अधिकारी पहली बार मुख्य भूमि बचाव और प्रतिष्ठित हांगकांग डेवलपर न्यू वर्ल्ड के बॉन्ड्स में मजबूर होते हैं। ओह वाह! तो यह मैंने यह लेख भी नहीं पढ़ा दोस्तों। मैं इसे अभी पहली बार पढ़ रहा हूं। वाह! तो अब वे एक हांगकांग डेवलपर के बेल आउट पर विचार कर रहे हैं। हे भगवान! आपको खुद से पूछना होगा कि यह डॉलर और हांगकांग डॉलर के साथ संभावित पेग पर क्या प्रभाव डालता है। मेरा मतलब है, वो कायलबाज था, तो हो सकता है कि वो पहले थे, लेकिन ये सच हो सकता है। ये जो पहली बात है जो मैं सोचता हूँ जब भी मैं हांगकांग रियल एस्टेट डेवलपर के क्रैश के बारे में सुनता हूँ। हांगकांग रियल एस्टेट नीचे जा रहा है। मैं हांगकांग डॉलर के बारे में सोचता हूँ। वे उस पेग को कैसे बनाए रख सकते हैं? क्योंकि रियल एस्टेट उनकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से जाते हैं। 4 साल तक खड़े रहने के बाद जब प्रॉपर्टी डेवलपर्स जैसे एवरग्रांडे डिफ़ॉल्ट में चले गए, वैसे हमने इसके बारे में शुरुआत में ही बात करना शुरू कर दिया था और हर कोई वहां बैठकर कह रहा था, ओह जॉर्ज, आप डर फैला रहे हैं। ये सब बकवास है। ये कभी नहीं होने वाला है। वापस उसी पर आ गए। जनवरी के अंत में कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों ने फैसला किया कि चाइना वैंक वैंके ये निश्चित नहीं है कि कौन सा है देश के आखिरी बचे हुए रियल एस्टेट दिग्गजों में से एक है। ये अच्छा नहीं है जब आपके पास इतने नहीं हैं। जब वे कह रहे हैं कि देश के आखिरी बचे हुए में से एक, जो ये संकेत देता है कि उनमें से बहुत से दिवालियां हो गए हैं, कम से कम अभी के लिए इतना बड़ा था कि विफल नहीं हो सकता। वैंके के बॉन्ड की कीमतों में गिरावट और कंपनी की 6.2 बिलियन और के रिकॉर्ड नुकसान की चेतावनी का सामना करते हुए, हे भगवान, ये बैलेंस शीट में एक बड़ा छेद कर देगा। शेंजन में डेवलपर के गृहनगर के अधिकारियों ने परिचालन नियंत्रण लेने के लिए हस्तक्षेप किया। अधिकारियों ने बैंक को फंडिंग गैप को भरने में मदद करने के लिए एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। इस साल लगभग 6.8 बिलियन। इस अभूतपूर्व हस्तक्षेप ने राहत की सांस ली है। हाँ, राहत की सांस। मेरा मतलब है, मुझे लगता है, लेकिन इसे भी होना चाहिए। और जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपको खुद से पूछना होगा, ठीक है, ये और कौन सी समस्याएं पैदा कर सकता है? जैसे जाहिर है कि यह हांगकांग के डेवलपर के लिए $6.8 बिलियन के नुकसान का बिंगो कार्ड पर नहीं था। तो ये हमें उन अन्य डेवलपर्स के बारे में क्या बता रहा है जो अब तक जीवित रहे हैं? और यह हमें अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में क्या बताता है? मेरा मतलब है, ये है, ये एक बड़ी बात है। ये वास्तव में एक बड़ी बात है। अभूतपूर्व हस्तक्षेप, हाँ, सही, राहत की सांस लेता है। लेकिन मैं मानता हूं कि यह हमारे पास जितने उत्तर हैं, उससे अधिक प्रश्न पैदा करेगा। अभी के लिए हर जगह परेशानी के संकेत उभर रहे हैं। कई दौर के प्रोत्साहन के बावजूद घर की बिक्री में थोड़ी सी पुनरुत्थान भी फीकी पड़ गई है। हम इस बारे में हमेशा बात करते हैं कि अगर आप एक के बाद एक प्रोत्साहन करते हैं और अगर आपको लगातार प्रोत्साहन करते रहना पड़ता है, तो इसका मतलब परिभाषा के अनुसार यह है कि प्रोत्साहन काम नहीं कर रहा है। सही। क्योंकि अगर आप 40 प्रोत्साहन करते हैं और आप अभी भी उसी जगह पर हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन ये कभी भी, कभी भी, कभी भी, ये केंसियन वे कभी भी, कभी भी, कभी भी बैठकर खुद से नहीं पूछते या सोचते कि शायद शायद सरकारी प्रोत्साहन वास्तव में प्रभावी नहीं है। नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से ऐसा करने से उन्हें संज्ञानात्मक असंगति का सामना करना पड़ेगा। यह आपके पूरे विश्व दृष्टिकोण को चुनौती देगा और वे ऐसा नहीं करना चाहते। सही। दुनिया के पॉल क्रुगमैन, नया, 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 आपको वो वापस देना होगा। हमें पीएचडी और नोबेल पुरस्कार वापस देना होगा। तो अधिक आर्ण पुनर्गठन सौदे विफल हो रहे हैं और कम से कम दर्जन भर डेवलपर्स को कभी प्रसिद्ध नामों जैसे कंट्री गार्डन को समाप्त करने की याचिकाओं का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, हमने उनके बारे में बहुत बात की है। दर्द हांगकांग और चीनी घर खरीदारों तक भी फैल रहा है।
क्योंकि पर्यटक पीछे हट रहे हैं। मेरा मतलब है ये डोमिनो प्रभाव है ना? न्यू वर्ल्ड डेवलपमेंट एक रियल एस्टेट दिग्गज जो वित्तीय केंद्र के सबसे धनी परिवारों में से एक द्वारा नियंत्रित है, नुकसान बढ़ने के साथ संपत्तियों को बेचने और कुछ प्रमुख संपत्तियों को गिरवी रखने की दौड़ में है। यह सब पहले से ही सुस्त उपभोक्ता खर्च से जूझ रही चीनी अर्थव्यवस्था के लिए अधिक जोखिम की ओर इशारा करता है। हाँ, ये तो कम करके आंका गया है और इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं और जब वे नीचे हों तो उन्हें और धक्का दे सकते हैं। मेरा मतलब है ये ट्रंप को उन टैरिफ्स के साथ बहुत बहुत अधिक बातचीत की शक्ति देता है। तो उम्मीद है कि वह उन्हें समझदारी से उपयोग करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने इस चैनल पर कई बार कहा है, मुझे लगता है कि आर्थिक नीति के दृष्टिकोण से टैरिफ्स कुल मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कम से कम नकारात्मक हैं। लेकिन जहां तक एक बातचीत के उपकरण की बात है, खैर मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो वे शानदार हैं। और अब तक आप जानते हैं, आपको डोनाल्ड ट्रंप की सराहना करनी होगी, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि वह वास्तव में हलचल मचा सकते हैं और वास्तव में चीजों को जल्दी से कर सकते हैं, बस इन ओ टैरिफ्स का उपयोग करके, वास्तव में एक धमकी के रूप में, बिना बीजिंग से कार्रवाई को मजबूर किए हुए घर खरीदारों के विश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए। और वे ऐसा कैसे करने जा रहे हैं? मेरा मतलब है, बस एक पल के लिए इस बारे में सोचें। हम में से अधिकांश ने 2008-2009 के समय को जिया है, और मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग उस समय घर खरीदार या घर मालिक थे, और आपको याद होगा कि वह कितना डरावना था, और यह शायद इसे कम करके कहना होगा। तो सोचें कि अगर हम 2009, 2008 में होते, या माफ कीजिए 2009, 2010 में होते, तो अमेरिकी सरकार उस समय औसत जो और जेन को बाहर जाकर घर खरीदने के लिए क्या कर सकती थी? मेरा मतलब है, उन्होंने ऐसा क्या कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया? सही, उन्होंने दरों को शून्य तक गिरा दिया। उन्होंने मात्रात्मक सहजता क्यूई की, बैंकों को बचाया, उन्होंने अपने बैलेंस शीट से सभी विषाक्त स्लज मॉर्गेज समर्थित प्रतिभूतियों को हटा दिया ताकि वे उधार देना जारी रख सकें। उन्होंने फेनी और फ्रेडी को बचाया, फिर उन्होंने एफएचए चीजें की जहां मुझे लगता है कि आपके पास शून्य डाउन पेमेंट या शायद 1% 2% डाउन पेमेंट जैसे विकल्प थे। मेरा मतलब है, उन्होंने आवाज बाजार को बढ़ावा देने के लिए लगभग सब कुछ किया जो वे कर सकते थे, सिवाय इसके कि फेड वहां जाकर घर खरीदता और उन्हें अपनी बैलेंस शीट पर रखता। और इससे क्या हुआ? कुछ नहीं। इससे कुछ भी नहीं हुआ। औसत जो और जेन इस सभी सरकारी हस्तक्षेप के बावजूद अभी भी सोचते थे कि बाजार नीचे जाएगा। और अगर आपको लगता है कि बाजार नीचे जाएगा, तो आप खरीद नहीं रहे हैं, आप शुद्ध रूप से विक्रेता हैं, है ना? समग्र रूप से। और इसलिए मेरी बात यह है कि जाहिर है कि चीन बहुत बहुत ही समान स्थिति में है, शायद हमसे भी बदतर। तो सरकार क्या कर सकती है ताकि उस टाइटैनिक को विपरीत दिशा में मोड़ा जा सके? खैर, उन्होंने पहले ही अनगिनत दौर के प्रोत्साहन की कोशिश की है। बाजू का याद है, उससे कुछ नहीं हुआ। तो मेरी बात यह है कि वे केवल अर्थव्यवस्था को और अधिक विकृत कर सकते हैं। आपको इसे अपने तरीके से चलने देना होगा, और यह चलेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। और इसका मतलब सबसे अधिक संभावना है कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भी नीचे जाएगी। निजी क्षेत्र ने निचला स्तर देखा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर बाजार नीचे जाएगा, क्योंकि याद रखें, ये दोनों पूरी तरह से अलग चीजें हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। लेकिन जहां तक रियल एस्टेट बाजार की बात है, जहां तक वास्तविक अर्थव्यवस्था की बात है, मुझे नहीं लगता कि आपने चीन में यहाँ एक निचला स्तर मारा है। हाँ, वे दिखा रहे हैं कि घर की कीमतें नीचे जा रही हैं। मेरा मतलब है कि वे नीचे जा रही हैं, और बहुत जल्द ही यह औसत व्यक्ति की मानसिकता में प्रवेश कर जाता है। औसत जो नहीं, बल्कि औसत जो। यही मैं व्हाइट बोर्ड वीडियो कर रहा था। तो ये औसत जो नहीं है, ये उसका चीनी चचेरा भाई है। हाँ, आप समझ गए, औसत शो। लेकिन औसत शो वहां इसे देख रहा है, और उसके पास हाल की घटनाओं का पूर्वाग्रह है। तो वो ऐसा है, बिल्कुल नहीं, मैं कोई संपत्ति नहीं खरीद रहा हूं। संपत्तियों की कीमतें बस नीचे जा रही हैं। हर कोई ये जानता है, क्योंकि यही पिछले 3 या 4 वर्षों में हुआ है। फिर वे संकट के लिए बीजिंग के समाधान के बारे में बात करते हैं, उद्धरण अनुद्धरण, जो हम जानते हैं कि काम नहीं करेगा, क्योंकि यह बार बार वही चीज कर रहा है और किसी तरह अलग परिणाम की उम्मीद कर रहा है। पागलपन की परिभाषा। और वे यहाँ बस इसी तरह चलते रहते हैं और उन विभिन्न चीजों के बारे में बात करते रहते हैं जो वे खून बहने से रोकने के लिए कर सकते हैं। और अंत में दोस्तों, माफ करना, आपको बस दवा लेनी होगी। मेरा मतलब है कि यही तरीका काम करता है। यहाँ कोई मुफ्त भोजन नहीं है। और जब आप इस तरह से अधिक निर्माण करते हैं सिर्फ अर्थव्यवस्था को कृत्रिम रूप से बढ़ावा देने के लिए, तो एक निश्चित बिंदु पर मुक्त बाजार नियंत्रण में आ जाता है और वास्तविकता का सामना होता है। अरे दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से आप में से प्रत्येक को इस वर्ष के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। ये वह अद्भुत सम्मेलन है जिसे मैं हर साल आयोजित करता हूं, जो आपको एक अभेद्य पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है।
यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आज़ादी को बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में, आपको बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, साथ ही रिबेल कैपिटलिस्ट से मिलने का मौका मिलता है। यह ऑर्लैंडो में है 23 से 25 मई तक। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मालोनी, लिन एल्डन जैसे लोग शामिल रहे हैं, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो एएसएपी अपने टिकट प्राप्त करने के लिए और ये जानने के लिए कि इस वर्ष के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप इसे रिबेल capitalistlive.com एड्रेस पर देख सकते हैं। और एक छोटी सी अंदरूनी जानकारी, यदि आप अपने टिकट जल्दी प्राप्त करते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम इवेंट के करीब आते जाते हैं, टिकटों की कीमत बढ़ जाती है। तो इंतजार मत करें, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपने टिकट प्राप्त करें और मैं आपको ऑरलैंडो में 23 से 25 मई तक मिलूंगा।